नमस्कार सभी को। आज हम इतिहास के अंदर हमारा जो पाठ द्वितीय है भारतीय इतिहास की स्वर्णिम ट्रस्ट, उसी पाठ का जो हमारा अध्ययन बिंदु है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सामान्य परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा मानचित्र से या मैप के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो है वर्धन वंश का उदय हुआ था। तो सबसे पहले हम भारत को समझते हैं मानचित्र कि ये जो भारत है इसके अंदर ये जो हरियाणा पंजाब के आसपास का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर एक स्थान था थानेश्वर। ठीक है, यहाँ पे थानेश्वर में इसी पुष्यभूति वंश का शासन था। फिर आता है यहाँ पर यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है वो कन्नौज का क्षेत्र कहलाता था और उसके अंदर कन्नौज में मौखरी वंश का शासन उस समय था। यहाँ पर बंगाल के अंदर देखें तो बंगाल के अंदर गौड़ शासन, शशांक का शासन था, गौड़ों का शासन था। मध्य भारत का जो इलाका था उस समय मालवा के नाम से जाना जाता था और मालवा के ऊपर उस समय देवगुप्त का शासन था। इसी तरह ये असम उस समय को कामरूप के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये जो पोर्शन था, ये इलाका था, यहाँ पे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। तो ये तो थी सिचुएशन की भारत के किन किन प्रदेशों के ऊपर किन किन राजवंशों का शासन था और उनकी क्या क्या स्थिति थी। अब हम सामान्यतः परिचय को समझते हैं कि पुष्यभूति वंश तो हम समझे परिचय में, तो हमने उससे पहले पढ़ा है गुप्त कि गुप्त काल के पतन के बाद या धीरे धीरे जब गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा तो पतन होने के साथ ही भारत के इस विशाल साम्राज्य को गुप्तों ने गठित किया था, एक विशाल साम्राज्य, उसके ऊपर धीरे धीरे बाहरी आक्रमण होने लगे। बाहरी आक्रमण में जो है हुनों के आक्रमण है वो होने लगे। हुन एक जाति थी मध्य एशिया की और एक तरह से लड़ाकू जाति थी, आक्रमणकारी। तो हुनों ने यहाँ पर भारत के अंदर आक्रमण करना शुरू कर दिया और यही भारत के अंदर उस समय कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। तो ये राजवंश वही है। अगर हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ, तो ये राजवंश यही है कि छोटे छोटे राजवंश है, जिसमें थानेश्वर में पुष्यभूति वंश है, यहाँ पे यूपी और बिहार में कन्नौज का मौखरी वंश है, मालवा के अंदर देवगुप्त का शासन है और यहाँ बंगाल के अंदर गौड़ राजवंश है। वही कामरूप जो है असम का क्षेत्र भी किसी के अंडर में है। नीचे जो है दक्षिण भारत की तरफ चालुक्य या पुलकेशिन का राज्य है। तो ये छोटे छोटे राज्य हैं गुप्तों के पतन के बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्पन्न हो गए थे या नए नए राज्यों का उद्भव हो गया था। इसी समय कि गुप्तों के पतन के बाद जब बाहर हुनों से आक्रमण होना शुरू हुआ तो इसी बीच जो छोटे छोटे राज्य ये हुए और फिर यहाँ पर थानेश्वर के अंदर वर्धन वंश का उदय हुआ। वर्धन वंश या यही पुष्यभूति वंश का उदय है वो थानेश्वर, जो कि पश्चिमी हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर हुआ। ठीक है, पश्चिमी भाग का क्षेत्र। और ये जो समयकाल माना जाता है वो 6वीं शताब्दी के आसपास का घटनाक्रम माना जाता है। अब हम समझते हैं कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जानकारी के स्रोतों में हम समझेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं
जो कि एक चीनी यात्री है और ये हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था। हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक लिखी है सीयूकी। तो सीयूकी की रचना है वो हर्षवर्धन ने की है और यहाँ पर ये भारत भ्रमण करने के लिए आया था। उस समय ये भारत में पढ़ने के उद्देश्य से आया था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। नालंदा उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और यहाँ पर जो बहुत सारे देश विदेश के छात्र यहाँ पे पढ़ने आते थे। एक लंबी परीक्षा के बाद, एक कठिन परीक्षा के बाद ही वहाँ पे सिलेक्शन हो पाता था। तो ऐसे में इसी स्थिति में वेनसांग भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और वो समय काल था हर्षवर्धन के समय। तो वेनसांग से यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि यात्रियों का राजकुमार के नाम से किस चीनी यात्री को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वेनसांग। ठीक है, तो वेनसांग ने सीयूकी के अंदर भी वर्धन वंश के उदय या पुष्यभूति वंश के उदय की बात की है या हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। उसके साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन है वो वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी के अंदर किया है। तो वेनसांग की सीयूकी भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो वर्धन वंश के बारे में जानकारी देती है। फिर आता है पुलकेशिन नृत्य का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन नृत्य जो कि कहाँ का राजा है, चालुक्य राजवंश का शासन है। चालुक्य राजवंश का राजा पुलकेशिन नृत्य और इसने ऐहोल राजवंश के अंदर भी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा भी कई और भी अभिलेख है जिससे पता चलता है। एक तो है कर्नूल अभिलेख, कर्नूल दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है, कर्नूल अभिलेख है। इसके अलावा तोगरचेदी अभिलेख है, उसमें भी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तोगरचेदी, कर्नूल और ऐहोल अभिलेख, तो इन सबसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है कि भारत के अंदर वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का उदय था या हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमारा जो चौथा जो स्रोत है वो है कल्हण की राजतरंगिणी। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है या कल्हण की राजतरंगिणी किस राजवंश के इतिहास के बारे में पता या जानकारी देती है। तो कल्हण की राजतरंगिणी चूंकि कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है और राजतरंगिणी यानी प्रवाह या नदी जो हमेशा बहने वाली है। तो राजवंश का किस प्रकार से प्रवाह होता है, राजवंश किस प्रकार से एक के बाद एक आते रहते हैं, तो उसका वर्णन है वो जो है कल्हण की राजतरंगिणी के अंदर मिलता है। तो कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी के अंदर भी जो है यहाँ जो है भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में थानेश्वर के अंदर जो है पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना के बारे में उसने अपनी राजतरंगिणी के अंदर लिखा है। तो राजतरंगिणी भी एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय का प्रमुख स्रोत है जो हमें वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी देता है। अब हम शासकों को समझते हैं कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो प्रमुख शासकों में हम देखें पुष्यभूति वंश का जो या प्रमुख शासक है वर्धन वंश का वो था पुष्यभूति जो कि संस्थापक था और उसी आधार पर इस वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। अब इसकी खूबी, इसकी उपलब्धि हम देखें तो
भय बन गया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुष्यभूति जो कि वर्धन वंश का प्रमुख संस्थापक माना जाता है, इसने हुनों को पराजित किया है और यहाँ पर थानेश्वर में एक छोटे से राज्य की स्थापना की, एक छोटे से राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी यहाँ पर थानेश्वर में बनाया। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर पश्चिमी पंजाब का जो इलाका है वहां पर उसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये था पुष्यभूति। ठीक है, अब पुष्यभूति के बाद वर्धन वंश का जो है और दूसरा शासक आता है, जो कि कह सकते हैं कि प्रभावशाली शासक है, वो है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो कि शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था। इसकी उपलब्धि में देखें तो इसने पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन ने जो है वर्धन वंश को स्थायी साम्राज्य प्रदान किया, स्थायी राजवंश के रूप में उसे स्थापित किया और यहाँ पर उसने उसका स्थायी ठिकाना बना दिया। और इसका जो विवाह है, प्रभाकर वर्धन का विवाह है, वो यशोमती से हुआ था। यशोमती जो इसकी रानी थी, यशोमती से हुआ था। यशोमती से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, एक था राज्यवर्धन जो कि बड़ा था और दूसरा था हर्षवर्धन। ठीक है, एक था राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन, और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। अब हम वापस मैप की तरफ देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन है, वो सॉरी राज्यवर्धन है, वो बड़ा होने के बाद राज्य उसके हाथ में आया, वो राजा बना। और वही प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह है, जो यहाँ पे कन्नौज, यूपी और बिहार के अंदर कन्नौज का जो मौखरी वंश था, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। मौखरी वंश का शासक कौन था उस समय? ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा के साथ उसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार से उनका जीवन चल ही रहा था कि इसी बीच हम कुछ और विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं कि यहाँ पर मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। देवगुप्त और जो कन्नौज का जो शासक था, इन दोनों के मध्य क्या थी? शत्रुता। दोनों के अंदर वैमनस्य था, शत्रुता थी। और इसी शत्रुता से क्या हो गया कि मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया और इन दोनों के मध्य शत्रुता के कारण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो मालवा का शासक जो था देवगुप्त, उसने यहाँ पर कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा अर्थात राज्यश्री अर्थात हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उसके पति की हत्या कर दी या ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और इस प्रकार से मालवा ने यहाँ पर जो यूपी बिहार का जो कन्नौज का जो क्षेत्र था वो हथिया लिया, यानी इस क्षेत्र के ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया। और वही राज्यश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसे भागना पड़ा, नहीं सॉरी उसे बंदी बना लिया। किसने? देवगुप्त ने उसे बंदी बना लिया। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी होगी, तब अब यहाँ पर जो थानेश्वर के अंदर राज्यवर्धन था, उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए क्या किया? पहले से वार्ता से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वार्ता से नहीं सुलझा तो उसने फिर यहाँ पे मालवा के जो शासक था देवगुप्त, उसके ऊपर उसने आक्रमण किया। मालवा के शासक के ऊपर आक्रमण करके उसने देवगुप्त को पराजित कर दिया। अपनी बहन के पति की हत्या का बदला लेने के लिए जो है राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, उसने यहाँ पर मालवा के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ पर देवगुप्त को पराजित कर दिया। अब देवगुप्त को पराजित करने के बाद देवगुप्त का जो राज्य था वो किसके अधिकार में चला गया? राज्यवर्धन या वर्धन वंश के अधिकार में चला गया। और यहाँ पर यूपी और बिहार का क्षेत्र भी उन्होंने वापस अपने अधीन कर लिया, चूंकि और अपनी बहन को भी छुड़ा लिया। देवगुप्त की अधीनता से अपनी बहन को छुड़ा लिया और बहन को कहा कि वो अपने पति का जो राज्य, अपने राजा ग्रहवर्मा का राज्य है वो संभाले। लेकिन बहन राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थी, तो अतः अब राज्यवर्धन ने क्या किया? यूपी बिहार का जो इलाका था और मालवा का इलाका है वो पूरा का पूरा अपने अधीन कर लिया। पूरा का पूरा
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर राज्यवर्धन ने अपना साम्राज्य विशाल कर लिया, अपनी बहन को आजाद कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो देवगुप्त था मालवा का शासक, उसका मित्र था बंगाल का जो इलाका था गौड़ शासक शशांक, उसके साथ देवगुप्त की मित्रता थी। देवगुप्त की मित्रता थी और देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए जो शशांक जो था गौड़ शासक बंगाल था, उसने अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए यहाँ पर उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या करवाई। यहाँ राज्यवर्धन की हत्या हो गई। तब उसकी हत्या के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, उस समय 16 साल की उम्र का था, हर्षवर्धन को मजबूरन गद्दी पर बैठना पड़ा, या कह सकते हैं कि भाई की मृत्यु के बाद वो ही बचा था, तो उसे राज्य की बागडोर है वो अपने हाथ में लेनी पड़ी। तो उसके बाद आता है हर्षवर्धन, ठीक है। और अब हर्षवर्धन का साम्राज्य हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से खुशीवती वंश में राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन का समय। हर्षवर्धन अपने समय का महान और प्रतापी शासक था, और जब राज्यवर्धन की हत्या हुई उसके बाद जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या उपलब्धियां थी, उसको हम समझेंगे। हर्षवर्धन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जो उसका जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, जिसकी गौड़ शासक शशांक जो कि बंगाल का था, उसने हत्या कर दी थी। क्योंकि राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी, उसका बदला है वो शशांक ने लिया था, और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अब जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी तो जब हर्षवर्धन शासक बना तो सबसे पहले उसके सामने चुनौती थी कि वो अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था, और इस हेतु उसने सबसे पहले बंगाल के ऊपर, या कह सकते हैं शशांक के ऊपर आक्रमण किया, और उसने शशांक को पराजित किया और अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लिया, और शशांक को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है। हर्षवर्धन ने एक तरह से कह सकते हैं दिग्विजय की नीति अपनाई थी, और उसने इसी दिग्विजय की नीति के अनुरूप कामरूप, जो कि हमने पढ़ा था असम का इलाका कामरूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कामरूप का शासक था उसमें भास्कर वर्मा। अब हर्षवर्धन ने दिग्विजय की नीति के अनुरूप ही भास्कर वर्मा यानी कर्नाटक का शासन जो राज्यवर्धन ने पहले अपने अधीन कर लिया था, मालवा का क्षेत्र है वो आ गया था, थानेश्वर उसके अधीन था ही, तो ये पूरा इलाका है वो वर्धन राजवंश के अंतर्गत आ गया था। अब हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो उसने बंगाल के जो शासक था शशांक, उसको भी पराजित किया। आगे बढ़ते बढ़ते वो असम की तरफ बढ़ा। असम को उस समय कामरूप के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर असम के अंदर एक शासक था भास्कर वर्मा। तो हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया और मैत्री संबंध स्थापित कर लिया एक तरह से, और यहाँ पर ये इलाका भी उसने अपने अधीन में करने की कोशिश कर ली, या कह
मिली। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो उसने ये सारा का सारा उत्तर भारत का जो इलाका है वो अपने अधीन कर लिया था। और इस प्रकार यहाँ पे हमेशा जिसने अपनी पुस्तक लिखी है सीयू की, उसने ये कहा कि जब हर्ष ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी तो लगातार 6 वर्षों तक हर्ष वो युद्ध करता रहा। और उस समय उसने कन्नौज और बंगाल के मध्य, ये कन्नौज उसकी राजधानी थी, और बंगाल के मध्य के लगभग 17 छोटे बड़े राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया था, या उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा है वो बना लिया। ठीक है, वेसा के अनुसार जो है हर्षवर्धन ने उड़ीसा और कलिंग के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। इसके साथ ही उसने जो उत्तर भारत का समस्त इलाका जो था, ये पूरा पश्चिम का पूरा पोर्शन, उसके ऊपर हर्ष ने पूरा का पूरा अपना अधिकार है वो कर लिया था। और उत्तर भारत के ऊपर जब उसने अपना अधिकार कर लिया तो यहाँ पर उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था सकलोत्तरा पथनाथ, यानी सकल उत्तर पथ का नाथ। उत्तरापथो नाथ यानी सकलोत्तरा पथ नाथ, यानी सकल उत्तर भारत का या समस्त उत्तर भारत का नाथ यानी स्वामी की उपाधि उसने धारण की थी। उसने सिर्फ यही उपाधि धारण नहीं की बल्कि उसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती और अनेक कई उपाधियां उसने धारण की थी। और हर्ष का जो शासनकाल माना जाता है वो 41 वर्ष तक हर्ष ने शासन किया। ठीक है, हर्ष की एक और उपलब्धि है विदेशों के साथ उसके संबंध, जिसमें जो है वेन्सान के विवरण के अंदर मिलता है कि हर्ष ने चीन के साथ भी अपने महत्वपूर्ण संबंध वो स्थापित किए थे। चीन के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। वहीं कश्मीर पे हर्ष को पूरी विजय तो नहीं मिली, लेकिन कश्मीर का जो शासक था उसे भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के अवशेष के जो दांत थे उन दांतों को देने के लिए बाध्य किया था। और मजबूरन कश्मीर के शासक को हर्ष को वो बुद्ध के दांत वो देने पड़े थे। हर्ष ने अपने ही समयकाल के अंदर 2 महासभाओं का आयोजन किया था, जिसमें एक महासभा आती है कन्नौज सभा और दूसरी आती है प्रयाग सभा। कन्नौज सभा और प्रयाग सभा। अब कन्नौज सभा और प्रयाग सभा क्या था देखिए, इस सभा का आयोजन हुआ था 643 ईस्वी के समय में। कन्नौज सभा या सिंगल 2 नंबर का प्रश्न है या 4 नंबर का प्रश्न आता है कि कन्नौज सभा के बारे में लिखिए या प्रयाग या मोक्ष परिषद के बारे में लिखिए, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर का भी प्रश्न बनता है, 2 नंबर का भी बनता है, सॉरी 4 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है, सिंगल 1 नंबर का भी है कि कन्नौज सभा का आयोजन किसने किया था या प्रयाग सभा का आयोजन किसने किया था, तो हर्ष आपको याद रखना है। तो इसने कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन किया था। कन्नौज सभा के अंदर जो उसने आयोजन किया था वो 643 ईस्वी का समय माना जाता है। और इस सभा का उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म को विकसित करें। हर्ष पहले भगवान शिव को मानने वाला था, शैव था, लेकिन वो वेन्सान के साथ रहने के बाद क्या कह सकते हैं, वेन्सान से मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गया और इसी बौद्ध धर्म को विकसित करने के उद्देश्य से उसने कन्नौज सभा का आयोजन किया और वो चाहता था कि वेन्सान की उपस्थिति का वो अधिक से अधिक लाभ उठाए। इसका उद्देश्य था कन्नौज सभा का। इसमें 3000 महायान व हीनयान बौद्ध भिक्षु आए। अब बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं मानी जाती है, हीनयान और महायान। हीनयान जो है उसके अंदर बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में माना गया है, बुद्ध को एक साधारण आचार्य के रूप में माना गया है, उपदेशक के रूप में माना गया है, बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया। लेकिन जो महायान है उस शाखा के अंदर बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है, भगवान के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं मिलती है, हीनयान और महायान। हीनयान का जो संरक्षक माना जाता है वो अशोक माना जाता है और शासक के रूप में, और महायान का जो संरक्षक माना जाता है वो कुषाण शासक कनिष्क माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
पर स्थापित की गई थी, उसी प्रकार की सोने की मूर्ति है वो स्थापित की गई थी और 3 फुट छोटी ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था। एक तो विशाल मूर्ति बनाई थी, एक छोटी मूर्ति बनाई थी जिसे रोज जुलूस में उठाया जाता था, उसे गंगा स्नान करने के लिए ले जाया जाता था, जिसमें 20 राजा और 300 हाथी नित्य होते थे। ये 23 दिन तक चली थी, तो रोज 20 राजा और 300 हाथी होते थे और राजा जो स्वयं हर्ष था वो छत्र उठाता था, यानी मूर्ति को अपने सिर के ऊपर उठाता था और उसको छत्र को उठाता था और आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों तरफ मोती, हीरे, पन्ने, जवाहरात, फूल, अन्य कीमती चीजें हैं वो बिखेरता जाता था, यानी भगवान के नाम से वो दान है वो बांटता चला जाता था। और इस सभा के अंदर वेंसान जो लिखता है कि बुद्ध की मूर्ति को जब गंगा तट पर ले जाया गया तो हर्ष ने पहले इसको गंगा स्नान कराया और उसे अपने हाथों से स्नान कराया, मूर्ति को स्वयं ने धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले गया। वहां से उसने हीरों से जड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र उस मूर्ति को अर्पित किए। अस्थायी विहार विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाया गया था। हर्ष के संरक्षक और प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म विदेश और देश सभी तरह में सभी स्थितियों में फैला है और कहा जाता है कि हर्ष हर 5 वर्ष में जो है मोक्ष परिषद या महामोक्ष परिषद का आयोजन है वो करता था। तो ये तो था एक थी तत्व सभा। अब हम समझते हैं प्रयाग सभा। प्रयाग सभा यानी मोक्ष परिषद या महामोक्ष परिषद, तो ये भी धर्म का अवसर का लाभ उठाने के लिए किया गया था। तो प्रयाग सभा के अंदर क्या था ये समझते हैं। इसका आयोजन भी 643 ईस्वी के अंदर ही हुआ था और हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं वो लगातार आयोजित करता रहा। इस सभा में हमेशा के साथ साथ उसके 18 राष्ट्रीय मित्र भी इसके अंदर शामिल हुए थे, जिसमें प्रयाग सभा के अंतर्गत। इस अवसर पर 5 लाख से अधिक लोग हैं इसमें उपस्थित हुए थे और जो जितने भी राष्ट्रीय या जो साधारण सभा थी उनके लिए अलग अलग भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था है वो हर्ष के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर हर्ष ने असंख्य बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो बांटी है। कहा जाता है कि हर्ष ने चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, अगले दिन उसने ब्राह्मणों को दान दिया और जैन धर्म और अन्य धर्म के अवलंबियों को भी 10 दिन तक वो लगातार दान करता रहा। और ये जो सभा ये कार्यक्रम है वो 75 दिन तक चला था। 75 डेज तक ये आयोजन है वो चला था और इस हेतु हर्ष ने पूरी तरह से अपना पूरा का पूरा खजाना है वो खाली कर दिया था। दान कर करके धर्म के नाम पर उसने अपना अथाह खजाना यहाँ पर खाली किया। और अंत में जब सब कुछ हर्ष ने बांट दिया तो अपनी बहन राशि से उसने पुराना वस्त्र मांगा और उसे धारण किया और कहा जाता है कि हर्ष ने 10 दिशाओं के बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता का अनुभव किया कि उसका कोष है वो दान धर्म में समाप्त हो गया और इस प्रकार से उसने साधारण वस्त्र या राष्ट्रीय वस्त्र छोड़कर साधारण वस्त्र धारण किए। तो ये हर्ष के ऊपर धर्म का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था कि हर्ष ने धर्म और ज्ञान के लिए अपना पूरा खजाना है वो खाली कर दिया। अब अगर हर्ष को हम देखें, मूल्यांकन के रूप में हर्ष को हम समझें तो हर्ष एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने सभी धर्मों, हालांकि वो महायान शाखा को मानने वाला था, लेकिन उसने अपने राज्य में सभी धर्मों को संरक्षण दिया, सभी धर्मों के प्रति उसने सहनशीलता या सहिष्णुता का व्यवहार रखा। वो एक महान योद्धा था। मूल्यांकन के रूप में हम समझते हैं कि वो एक महान योद्धा था, एक महान प्रशासक था, शिक्षा का वो पोषक था, ज्ञान और शिक्षा का वो पोषक था, धर्म का वो संरक्षक था। और इसके साथ ही हर्ष सिर्फ तलवार का धनी ही नहीं था, बल्कि वो कलम का भी धनी था। कलम का धनी अर्थात उसके अंदर साहित्य लिखने की कला थी और उसने स्वयं ने किताबें आती है कि हर्ष के द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए, तो उसने 3 पुस्तकों की रचना की थी। एक तो थी नागानंद, दूसरी प्रियदर्शिका और तीसरी थी रत्नावली। कि वो एक योद्धा ही नहीं था, वो कलम का भी धनी था, तो उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली पुस्तकों की रचना है वो की थी। इसके साथ ही हर्ष के समय में ही नालंदा
विभिन्न कलाकारों को अपने राज्य में उसने आश्रय दिया और उनका संरक्षण है वो किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर हर्ष को समझे तो हर्ष एक महान शासक ही नहीं, महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान का भी संरक्षक था। तो इस प्रकार से ये वर्धन वंश का महान प्रतापी शासक जिसने अपने राजवंश को पूरे उत्तर भारत तक फैलाया। ठीक है, ये नेक्स्ट अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे।